हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ नवल किशोर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं भी काफ़ी बढ़िया हूं। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं डिविडेंड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड बड़ा ही मैं कहूँ तो फेवरेबल टॉपिक रहता है अमंग द इन्वेस्टर्स। जो लोग भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, तो उन लोगों को ये टॉपिक ज़रूर पसंद आता है एंड आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिटेल्ड डिस्कशन करने आया हूँ डिविडेंड को लेकर। एंड इस वीडियो के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर का सीक्वेंस रखूंगा, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पिक करूंगा डिविडेंड को लेकर एंड उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड आज की इस वीडियो के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग मैं कहूँ तो क्वेश्चन जरूर लूंगा मैं कि डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी क्या होती है, कैसे डिविडेंड वर्क करता है, और डिविडेंड कौन इशू करता है, किसको मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर जरूर आपके साथ उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा एंड तक, एंड बने रहिएगा मेरे साथ। एंड आपको जो कोई भी व्यूज़ हो इसी वीडियो को लेकर, वो आप मुझे टाइप कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स के अंदर। तो बस वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी खिंच जाएगी। तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपना संयम बना के रखिएगा एंड मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड दैट इज व्हाट इज डिविडेंड। जी हाँ दोस्तों, देखिए व्हाट इज डिविडेंड मतलब कि यहाँ पर डिविडेंड क्या होता है। सबसे पहले आप एक बात समझिएगा कि जो लोग भी पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, यानी कि जो लोग भी स्टॉक्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, उसके पीछे दो मेन रीज़न होते हैं। वो दो मेन रीज़न क्या है? सबसे पहले तो कोई भी जो इन्वेस्टर है, जो भी पैसा अपना स्टॉक मार्केट के अंदर लगा रहा है, जो शेयर्स खरीद रहा है, वो चाहता है कि वो जो शेयर प्राइस है वो अप्रिशिएट हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या हो? शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़े। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला रीज़न ये होता है किसी भी इन्वेस्टर का इन्वेस्ट करने के पीछे शेयर मार्केट के अंदर की जो भी उस शेयर प्राइस उसने खरीदा उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन सेकंड मेन रीज़न क्या होता है कि वो ये चाहता है कि कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है, जो वो ड्यूरिंग द ईयर जो भी वो इनकम कमा रही है, उसमें से कुछ इनकम उसको रिटर्न के तौर पर मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप बताइए ना। जैसे अगर आपने किसी को लोन दिया तो ऑब्वियसली बात आप चाहते हैं ना लोन पे इंटरेस्ट मिले। तो सेम इसी तरीके से जो भी लोग पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स जिन्हें हम कहते हैं, तो जो भी शेयर होल्डर्स है जो अपना पैसा दे रहे हैं कंपनी को बिजनेस रन करने के लिए, वो चाहते हैं कि जिस प्राइस पर उन्होंने शेयर खरीदा, एक तो उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन हो, नंबर वन। सेकंड, वो चाहते हैं कंपनी जो भी प्रॉफिट्स कमा रही है उस प्रॉफिट्स में से भी कुछ शेयर उनको मिले, उस प्रॉफिट्स में से भी कुछ रिटर्न मिलता रहे। वो कुछ भी हो सकता है। तो सेम जो ये सेकंड बात है कि वो जो प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, उसी को हम डिविडेंड कह रहे हैं। आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि कैपिटल एप्रिसिएशन आपका डिविडेंड नहीं है, एंड कंपनी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर रही है अमंग इट्स शेयर होल्डर, उसको आप डिविडेंड कहते हैं। तो आपको ये बात समझ आई होगी, आई होप, कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं और जो भी उनको जो भी प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है ड्यूरिंग द ईयर, वो होता है डिविडेंड की कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा यहाँ पे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट इज डिविडेंड। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि डिविडेंड होता क्या है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 कि वाई कंपनीज आर गिविंग डिविडेंड। अब देखिए दोस्तों, ये एक मैं कहूँ तो दो धारी तलवार वाला क्वेश्चन हो जाता है कि कंपनीज डिविडेंड क्यों दे रही है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, कंपनी जब भी कोई डिविडेंड दे रही है किसी भी शेयर होल्डर, कंपनी जब भी डिविडेंड दे रही है शेयर होल्डर्स को, तो यहाँ पर एक तरीके से मैं अगर आपको देखूँ तो शेयर होल्डर्स के परस्पेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो एक मैं कहूँ तो पॉजिटिव पॉइंट लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो कंपनी के परस्पेक्टिव से आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। तो मैं दोनों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप देखिए, जैसे ही आपने पैसा लगाया, आपने शेयर होल्डर एज अ शेयर होल्डर आपने कंपनी को पैसा दिया, देन कंपनी ने जो भी ड्यूरिंग देयर प्रॉफिट्स कमाए उसमें से आपको कुछ हिस्सा दे दिया कंपनी ने वापस। तो ये एक आपके लिए अच्छी बात है कि आपको एक साइड इनकम मिल गई है डिविडेंड के रूप में। लेकिन अब अगर आप देखें कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से कंपनी डिविडेंड कब देती है, दोस्तों देखिए यहाँ पर कंपनी जब डिविडेंड देती है इसका मतलब क्या होता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि जो वो शेयर होल्डर है, ठीक है, शेयर होल्डर है, उसने जो शेयर खरीदा है तो वो उसकी वैल्यू को एज सच अप्रिशिएट नहीं कर पा रही है। एज सच मतलब कि जो भी वो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है शेयर प्राइस को लेकर, वो यहाँ पर वो कंपनी मीट नहीं कर पा रही है। तो कंपनी को ये डर रहता है कि शेयर होल्डर लूज ना कर जाए, शेयर होल्डर शेयर्स जो भी है वो सेल ना कर दे। एंड वो इस डर के चक्कर में वो चाहते हैं कि शेयर होल्डर्स को बना के रखें, वो इस डर के चक्कर में डिविडेंड इशू कर देती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रखना कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो वो एक पॉजिटिव साइन नहीं होता है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकली कि पॉजिटिव साइन नहीं होता है, क्योंकि कंपनी का डिविडेंड इशू करने का मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों। आई होप ये आज से पहले आपने नहीं सुना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, वाई आर कॉर्पोरेशन गिविंग डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो ये पॉइंट आपको जरूर समझना चाहिए दोस्तों, जब भी इन फ्यूचर आपको डिविडेंड मिले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी डिविडेंड क्यों दे रही है। अगर वो चाहती तो डिविडेंड ना भी देती, बट अगर उसने आपको दिया तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई लॉजिक है, और वो लॉजिक मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं, अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी भी कुछ और आपको परेशानी लग रही है तो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या हो जाता है कि व्हेन कंपनीज आर डिविडेंड इशूड, कंपनीज कब कब डिविडेंड इशू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एज सच कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो लीगली एंड कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पर ऐसा कोई भी लिमिटेशंस नहीं लगाता है कि कंपनी को कब कब डिविडेंड इशू करना है। ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट भी नहीं है, कोई स्पेसिफिक पीरियड भी नहीं है। वो बिल्कुल कंपनी की अपनी एक मैं कहूँ तो इंटेंशन है, कंपनी कब डिविडेंड देना चाहती है। अब डिविडेंड यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंपनी चाहे तो ड्यूरिंग द ईयर एंड, यानी कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो एजीएम के अंदर डिविडेंड इशू कर सकती है, डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। मेरा यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है। वहीं कंपनी अगर चाहे, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके जो बैलेंस शीट मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं, वो क्वार्टरली भी कंपनी पब्लिश करती है। तो कंपनी को अगर ऐसा लग रहा है कि क्वार्टरली किसी भी क्वार्टर में उनका जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा निकल कर आ रहा है, तो उस केस में कंपनी इंटरिम डिविडेंड इशू करती है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो जो भी मिड ऑफ द ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर जो कंपनी इशू करती है उसको हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। और जो कंपनी फाइनल यानी कि जो ईयर एंड पे डिविडेंड इशू करती है, यानी कि जो एजीएम पे डिविडेंड इशू होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड इशू होता है, उसको हम कहते हैं फाइनल डिविडेंड। तो कंपनी वो भी इशू कर सकती है। मैंने कहा यार दोस्तों देखिए, मैंडेटरी नहीं है, कंपनी को लग रहा है कि उसके पास सफिशिएंट अर्निंग्स है तो वो दे सकती है, अगर उसकी इंटेंशन है। अदरवाइज ना भी दे तो वो कंपनी की अपनी पर्सनल चॉइस है। ऐसा यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है डिविडेंड इशू को लेकर। तो ये थर्ड पॉइंट था दोस्तों, यानी कि थर्ड क्वेश्चन, जिसका आई होप आंसर आपको मिल गया कि कंपनी कब कब डिविडेंड दे सकती है, जो मैंने आपको लीगल तरीके से बता दिया है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट इज बेनिफिट्स ऑफ डिविडेंड। देखिए दोस्तों, बेनिफिट्स क्या हो सकता है, इन सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं। देखिए सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आपको एक अदर सोर्स है, मैं कहता हूँ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम आपकी जनरेट हो जाती है कि डिविडेंड के तौर पे आपको एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम पैदा हो रही है। देन बेनिफिट नंबर 2 यहाँ पर कि एक टैक्स फ्री इनकम होती है टोटली। बट ये जो टैक्स फ्री वाला पॉइंट है ये इसमें कंसिडर नहीं कर सकते आप, क्योंकि जैसे ही फाइनेंस एक्ट 2020 आया था उसमें यहाँ पर इस पॉइंट को भी यहाँ पर एक तरीके से ख़त्म कर दिया है कि आपसे जो भी डिविडेंड टैक्सेबल होगा वो आपके अकॉर्डिंग टू स्लैब, जो भी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जिस भी आप स्लैब में फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी डिविडेंड इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये कोई मैं बेनिफिट कंसिडर नहीं करता। बट पहला बेनिफिट तो ये रहता है कि आपकी एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डिविडेंड का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये लगता है कि यहाँ पर एक तरीके से एक जो इन्वेस्टर्स के माइंड के साथ जो कंपनी खेलती है कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि सच में कंपनी उनकी केयर करती है। जब भी आपको ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको कुछ रिटर्न में मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको ये माइंड में एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जैसे ही आपको कोई रिटर्न में कुछ मिलता है तो आपको ये सामने वाले की एक रिकग्निशन हो जाती है कि हाँ उसके माइंड में आपकी कुछ ना कुछ रिकग्निशन है, वो आपकी रिकग्निशन कंसिडर कर रहे हैं, वो आपकी प्रेजेंस को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ ये जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हम इनके लिए इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा आपको फील कराने के लिए वो डिविडेंड इशू कर देते हैं। तो एक तरीके से मैं कहूँ तो ये सोशल स्टेटस वाली बात हो जाती है, या मैं कहूँ तो साइकोलॉजिकल फैक्ट हो जाता है कि वो जब भी डिविडेंड इशू कर रही है कोई भी कॉर्पोरेशन, वो दिखा रही है उनके शेयर होल्डर्स को कि वो उनके शेयर होल्डर्स को वैल्यू करते हैं, वो उनके शेयर होल्डर्स की प्रेजेंस को वैल्यू करते हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पैसे को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं और उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ जनरेट करके दे रहे हैं। तो ये 2-3 बेनिफिट मेरे को ऐसे लगते हैं डिविडेंड के ऐसा जो हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई बेनिफिट भी हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये 2 मेजरली मुझे लगते हैं बेनिफिट हो सकते हैं। Then moving to the last and final question, that is 5th number question, and what is the question is what is the taxability of dividend। देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसमें आपको ज़रूर समझना चाहिए कि डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। अब देखिए यहाँ पर एक डेट है 1 अप्रैल 2020। अब ये जो डेट है इससे पहले कुछ और सीन था टैक्सेबिलिटी को लेकर और इसके बाद अब कुछ और सीन है। मैं आपको ओल्ड और न्यू करके दोनों बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 से पहले क्या था, डिविडेंड के केस में क्या था कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो उस केस में यहाँ पर कंपनी को ही उस पर टैक्स पे करना पड़ता था 15%, और उस टैक्स को हम कहते थे DDT।
दैट इज़ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कंपनी जब डिविडेंड इशू करती थी, डिविडेंड अनाउंस करती थी शेयर होल्डर्स को, तो उस केस में कंपनी को यहाँ पर डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता था 15% रेट पे। अब यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक गवर्नमेंट का जो ये था वो ये था कि ऑब्वियसली अगर शेयर होल्डर्स को आप देखें तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। किसी भी आप पब्लिक ट्रेड कंपनी को देखेंगे, जैसे अगर आप आईटीसी की बात कर लें, रिलायंस की बात कर लें, तो उनके जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो लैक्स में या करोड़ में आपको ऑब्वियसली मिल सकते हैं, लैक्स में तो होंगे ही। तो उन सबको इंडिविजुअली टैक्स लेना एक अलग बॉल गेम है ऑलरेडी। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा, सीधा ही कंपनी को ही टैक्स लगा दिया कि भाई कंपनी जब डिविडेंड इशू करेगी तो ऑब्वियसली सारे शेयर होल्डर्स वहीं कंसिडर हो गए, तो उसने ऑलरेडी टैक्स लगा के यहाँ पर कंपनी से टैक्स ले लिया। अब कंपनी जब आगे डिविडेंड इशू करती है, अनाउंस करती है, पे करती है शेयर होल्डर्स को, तो वो उनके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उनके हाथ में उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये बात आप याद रखना कि ओल्ड जो प्रोविजन था इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, उसके तहत क्या होता था, 1 अप्रैल 2020 से पहले की जो भी कंपनी डिविडेंड इशू करती थी उसको यहाँ पर डीडीटी पे करना पड़ता था। बट अब करंटली क्या प्रोविजन है, देखिए दोस्तों, करंटली क्या होता है, डिविडेंड की जो इनकम है उस पर आपको ये याद रखना है कि जैसे ही आपकी डिविडेंड की इनकम 5,000 से ज़्यादा हो जाएगी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर आपका सबसे पहली बात तो टीडीएस कट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टीडीएस कट जाएगा, टीडीएस 194 सेक्शन के अंदर कट जाएगा। यहाँ पर उस कंपनी को पूरा आकर कि वो आपका टीडीएस 194 के अंदर काट दे, जैसे ही आपका डिविडेंड इनकम 5,000 से ऊपर हो जाएगी। और 5,000 से ऊपर होने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपने मान लीजिए 7,000 का डिविडेंड कमाया तो 7,000 का 10% का टीडीएस आपकी कंपनी जो है वो काट लेगी। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है। दूसरी बात कि जो वो डीटी वाला जो कॉन्सेप्ट था ओल्ड प्रोविजंस के अंदर, वो यहाँ पर आप अबॉलिश कर दिया, वो नहीं है। अब यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक ये चलता है कि कंपनी डिविडेंड इशू करती है शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स की जो भी रिस्पेक्टिव इनकम है, मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है जिसकी इनकम है 5 लाख, तो उसके लिए जो भी उसकी टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंगली डिविडेंड इनकम भी टैक्सेबल हो जाती है। कोई शेयर होल्डर इसके लिए 30% का टैक्स स्लैब है तो उसकी डिविडेंड इनकम वहाँ जाकर टैक्सेबल हो जाती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अब कंपनी डीडीटी पे नहीं करती है, अब जो भी टैक्स पे होता है वो शेयर होल्डर्स पे करते हैं उनकी रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड करके, उनकी जीटीआई में ऐड करके। और डिविडेंड की जो इनकम है बेसिकली आप याद रखना कि अदर सोर्सेज के अंदर आती है। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बता भी रखा है, मैं फिर भी आपको एक रिमाइंडर दे देता हूँ कि 5 ऐड होते हैं बेसिकली इनकम की, जो इनकम टैक्स एक्ट बताता है, जिसमें से पहला होता है आपका सैलरी, देन सेकंड होता है हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होता है आपका पीजीपीपी बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ होता है आपका कैपिटल गेन, कोई भी आपने कैपिटल एसेट सोल्ड आउट करी उस पर जो भी गेन हुआ है, देन फिफ्थ एंड लास्ट दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो डिविडेंड की जो इनकम है वो आपकी बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ही आती है और उसी के अंदर ये टैक्सेबल होती है। तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि डिविडेंड की जो इनकम है आपकी वो इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होती है और शेयर होल्डर्स का जो भी टैक्स स्लैब रहता है अकॉर्डिंगली, तो उनके अकॉर्डिंग वो डिविडेंड इनकम टैक्सेबल हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ डिविडेंड का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी दोस्तों। एंड इसके अलावा आपके को जो कोई व्यूज़ हो, आपके को जो कोई भी क्वायरीज हो डिविडेंड को लेकर, वो मुझसे आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर। एंड इस वीडियो को लेकर आपको जो कोई भी विचार हो वो भी शेयर कर दीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी डिविडेंड को लेकर। मेरी तरफ से जो मेरी इंटेंशन थी वो बिल्कुल क्लियर है और मैं जिस तरीके से समझाना चाहता था वो आप समझ चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अभी तक भी अगर आपने वीडियो देख ली तो आई होप आपको काफ़ी कुछ डिविडेंड को लेकर समझ आ गया होगा। एंड इन शॉर्ट आई कैन ओनली से दैट स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं आपके लिए और भी ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।